आईआईटी जेईई मेंस और जेईई एडवांस की प्रिपरेशन में हम जो ये जेईई एडवांस के पीवाईक्यूज आपको करवा रहे हैं चैप्टर मोनोटोनिसिटी यानी मैक्सिमा एंड मिनिमा से। अब हम इसके सेकेंड पार्ट में कुछ और अलग अलग वैरायटी अलग अलग कैटेगरीज के क्वेश्चंस का एक्सपोजर लेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने शुरू किया था, इसके बाद अब हम कैलकुलस पर हैं, इसके बाद आपका वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री बाकी हैं। स्ट्रक्चर्ड मैनर में एक प्रिपरेशन आपकी होती है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे साथ, क्योंकि हम एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, पीडीएफ्स और ई बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। आज अगर देखें तो पहला क्वेश्चन हमारे लिए क्या अनफोल्ड होता है, ज़रा गौर से देखिए। ये सवाल आपसे पूछा गया है बिल्कुल ताज़ा ही, एकदम तो नहीं पर हाँ कुछ रीसेंट ईयर्स में। जेईई एडवांस 2020 का एक क्वेश्चन है, सिंगल करेक्ट, एक ही ऑप्शन करेक्ट है और 1 1 ऑन 2 जैसी ही सारी बातें हो रही हैं, है ना। फंक्शन है एफ आर से आर में, तो को डोमेन आर है, याद है ना। डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स जो कि है एक्स टाइम्स एक्स माइनस साइन एक्स, एक्सीलेंट है ना। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू, आर तो होंगे नहीं, इज ही ट्रू होगा। कैसे करेंगे सर ये बताओ। पहले एक सिंपल सी बात बताओ, अगर एफ ऑफ एक्स आपका लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से, तो एफ ऑफ एक्स एक कैसा फंक्शन है, मुझे बस इतना सा आइडिया आप दीजिए। मुझे शायद कहने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो लिखा गया है, यहाँ पर एक छोटा सा करेक्शन ज़रूर करिएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है ये इतना सिंपल सा डेटा नहीं है। इस क्वेश्चन में जो हल्का सा एक डेटा करेक्ट होकर आएगा वो ये कि यहाँ पर आप लगा के रखना मॉड, जो मुझे फीलिंग आ रही है कि यहाँ पर ना एक मॉड होना चाहिए था। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को इस तरीके से ही सॉल्व करना। चलो अब देखते हैं। मैं पहले तो एफ ऑफ एक्स को डिफाइन कर लेने में इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि एफ ऑफ एक्स उसने क्या कहा, वो है मॉड एक्स टाइम्स एक्स माइनस साइन एक्स, है ना। इतना सॉर्टेड सा क्वेश्चन नहीं देगा वो कि बस एक्स टाइम्स एक्स माइनस साइन एक्स, उसमें तो चीज़ें बिगड़ जाएंगी, है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप निकाल पाओ तो क्या निकालो, एफ ऑफ एक्स को थोड़ा डिफाइन कर लो। तो एफ ऑफ एक्स पूरे तरीके से किस तरीके से डिफाइंड होगा सर, सारी कहानी कौन लड़ेगा, आपका ये मॉड एक्स। मुझे एक बात बताओ, क्या ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। मैं बेसिक कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन से आपको चीज़ें बताने में इंटरेस्टेड हूँ। पहले तो अगर आप चाहें तो एफ ऑफ एक्स को डिफाइन कर लें, जो कि क्या होगा भाई, जो कि एक्स टाइम्स एक्स माइनस साइन एक्स जब जब आपका x कैसा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ऑफ कोर्स मॉड x माइनस एक्स हो जाएगा, और उस वजह से माइनस अगर यहाँ मल्टीप्लाई किया कब, जब x आपका नेगेटिव, तो हो जाएगा x टाइम्स कितना, साइन एक्स माइनस एक्स। ये कब होगा भाई, जब आपका x कैसा है, नेगेटिव। क्या ये पॉइंट आप डाइजेस्ट कर पा रहे हो, कोई परेशानी। अब मेरा कहना है आपसे, एक सिंपल सा कॉमन सेंस बेस्ड आप स्टेटमेंट का जवाब दीजिए। एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है मॉड एक्स इंटू एक्स माइनस साइन एक्स। एक बात बताओ, एक्स माइनस साइन एक्स एक कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल फंक्शन है। मॉड एक्स आपका एक कंटिन्यूस फंक्शन है बट डिफरेंशिएबल नहीं है 0 पर। पहली बात, एक कंटिन्यूस फंक्शन इनटू एक कंटिन्यूस फंक्शन, तो एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस तो है। बस ऐसी बात निकली है तो मैं बात कर ले रहा हूँ कि एफ ऑफ एक्स एक कंटिन्यूस फंक्शन तो है। कैन यू हेल्प मी इन फिगरिंग आउट इट्स डिफरेंशिएबिलिटी। सर देखो, मॉड एक्स जो है ना, एक्स की वैल्यू 0 पर नॉन डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है। स्पेशल प्रॉपर्टी याद आ रही है। लेकिन ये फंक्शन x की वैल्यू 0 पर आई थिंक 0 होता है, क्योंकि देखो ना 0 माइनस 0। तो सर ये फंक्शन ऑल दो नॉन डिफरेंशिएबल था 0 पर इसके साथ जो यहाँ प्रोडक्ट में एक और फैक्टर जो है वो उस पॉइंट पर 0 हो जा रहा है। तो हमारी स्पेशल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपका ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है 0 पर भी, यानी बाकी जगह तो है ही, 0 पर भी होगा। तो मैं पॉइंट सिंपल से समझाना चाह रहा हूँ कि ये फंक्शन आपका ओवरऑल इसके डोमेन में, है ना, इसके डोमेन में हर पॉइंट पर कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है। वो मेरे लिए मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है। अब समस्या क्या है सर, मुझे वही बात पता करनी है 1 1 ऑन 2, और इस पूरे डेटा को लेकर जो कहानी हमारी निकालने में हेल्प करेगा वो शायद ये एफ ऑफ एक्स। डू यू ऑल एग्री विद दैट। एक छोटे से स्टेटमेंट का और जवाब दो। अगर मैं आपसे पूछूं, यहाँ पर बड़े गौर से देखना, एफ ऑफ एक्स कैसा फंक्शन है। देखो एफ ऑफ एक्स जब हमें कोई लिख कर दे रहा है, जो कि लिखा हुआ है सर कुछ इस तरीके से, मॉड एक्स टाइम्स कितना, एक्स माइनस साइन एक्स। अगर मैं x की जगह माइनस एक्स रखता हूँ, बस ऐसे ही ऑब्जर्व करके मुझे क्लिक किया, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ज़रा मुझे बताओ f ऑफ माइनस एक्स क्या रहा होगा। तो सर वो रहा होगा मॉड ओवर माइनस एक्स, यहाँ पर कितना जाएगा, माइनस एक्स माइनस ऑफ कितना, साइन ऑफ माइनस एक्स। इससे क्या फ़ायदा हो रहा है, देखो माइनस एक्स पर मॉड लगाओ या एक्स पर मॉड लगाओ एक ही बात है, मुझे एक्स से ही फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उस पर मॉड लगाओगे तो वो एनीवे पॉजिटिव ही होगा। तो माइनस एक्स का मॉड लो या एक्स का मॉड एक ही बात है। तो मैं सबसे पहले तो इसे क्या लिख लेता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ मॉड ऑफ एक्स। यहाँ पर देखो
साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, क्योंकि साइन आपका ऑड फंक्शन है, तो ये बाहर आए तो प्लस साइन एक्स माइनस एक्स है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन एक्स माइनस एक्स। इस बात से क्या फ़र्क पड़ रहा है सर, मैं कह रहा हूँ नेगेटिव साइन कॉमन लो, तो हो जाएगा मॉड एक्स टाइम्स कितना, एक्स माइनस साइन एक्स। क्या कुछ आपको नज़र आ रहा है, जो कि वैल्यू कितनी है, जो कि वैल्यू है माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। आप निकालने चले थे एफ ऑफ माइनस एक्स, ये बिल्कुल ऑब्जर्वेशन से मुझे दिखा, तो मैंने इसे क्रॉस चेक करके आपको कंफर्म करके दिया। एफ ऑफ माइनस एक्स मुझे माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स मिला, मतलब एक ऐसा फंक्शन है, आपका जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो एक ऑड फंक्शन है। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हो? आप खुद ट्राई करके देखो, कोई भी एक नेगेटिव वैल्यू आप उस फंक्शन की पॉजिटिव वैल्यू के नेगेटिव के इक्वल उसे पाओगे। आप मेरा पॉइंट डाइजेस्ट कर पा रहे हो एवरीवन कि एक ऑड फंक्शन क्यों है? अगर सबसे पहले तो ये बात आपको याद रह गई कि ये एक ऑड फंक्शन है, तो शायद ये हमारी इस डेटा को फिगर आउट करने में हेल्प करेगा कि ये कैसा होगा 1 1 या ऑन 2। इस बात में शायद हम बहुत अच्छे से चीज़ें निकाल पाएंगे। अब सर सबसे पहला सबसे ज़रूरी काम कि सर एक काम करते हैं, जो आपने एफ एक्स निकाला था जो आपने एफ ऑफ एक्स को डिफाइन किया था, मैं इसे थोड़ा और रिफाइन कर देता हूँ। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन एक्स। इसे मैं क्या लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस कितना, एक्स साइन एक्स। और इसे मैं क्या लिख देता हूँ, एक्स साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। अब जब आपने डेफिनेशंस बना ही ली हैं, तो क्या मैं एफ डैश एक्स निकाल सकता हूँ? कोशिश कर लेते हैं। ये आपका क्या है भाई, ये आपका एफ ऑफ एक्स है ना। अब मैं यहीं अगर एफ डैश एक्स निकालना चाहूँ तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा। आई होप आप सीधा सीधा देख पा रहे हो, एक एक्सप्रेशन का निकालो, दूसरे का भी लगभग वैसे ही होगा, थोड़े से साइंस चेंज होंगे, थोड़ी सी चीज़ें बदलेंगी, बहुत बड़ा विशेष फर्क तो उसमें नहीं आएगा। इफ़ यू ऑल एग्री विद व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे हियर, तो ध्यान से देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो समझो। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन एक्स, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना, 2x। यहाँ पर देखा जाए तो x साइन x, आई होप इट डजंट कंफ्यूज यू, x का डेरिवेटिव 1, तो यहाँ पर क्या बचेगा साइन x, और साइन x का डेरिवेटिव कितना, cos x, तो ये कितना बचेगा, ये होगा माइनस एक्स cos x। और ये सब कब हो रहा है, तब जब x आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। दूसरी ज़रूरी बात, x साइन x का डेरिवेटिव जस्ट अभी निकाला, आई होप आई नीड नॉट टेल यू। पहले तो आपको क्या मिल जाएगा, साइन x एज इट इज़, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1, फिर आपका क्या, x तो एज इट इज़ और साइन x का डेरिवेटिव कितना, cos x, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस 2x। मतलब एग्जैक्ट यही पार्ट आ रहा है, बट विद अ थोड़ा सा स्लाइड सा चेंज, इसका एग्जैक्ट इनवर्ट मतलब नेगेटिव साइंस के साथ, है ना। ये कब हो रहा है, जब x आपका नेगेटिव है। ये तो हमने निकाला। ये सब हो क्यों रहा है सर? मेरे ख्याल से मैं मैक्सिमम और मिनिमम वाले कंसेप्ट को थोड़ा इंट्रोड्यूस करने की अभी जद्दोजहद में लगा हूँ। अच्छा सारी बातें छोड़ो, एक छोटे से स्टेटमेंट का जवाब दो। मैं सारा डेटा गैदर करके आपको फिर फाइनल कंक्लूजन की तरफ लेकर चलूँगा। ये लिखा है एफ ऑफ एक्स, जो कि लिखा है मॉड एक्स टाइम्स एक्स माइनस साइन एक्स, है ना। ये क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना। एफ ऑफ एक्स सर आपके पास लिखा हुआ है मॉड एक्स टाइम्स कितना, एक्स माइनस साइन एक्स। मुझे बस दो डेटा निकालने में हेल्प करो, क्योंकि आपको इसका डोमेन कहा गया था पूरे सारे रियल नंबर्स। तो सर जब x माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करे और जब x प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करे, तब आप एक्चुअली इस फंक्शन को किधर जाता हो देख पा रहे हो। तो मैं कहता हूँ सर देखो, जब x माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, मतलब एक काफ़ी छोटी नंबर स्केल पर इमेजिन करो, काफ़ी नेगेटिवली, काफ़ी उस तरफ की एक काफ़ी छोटी वैल्यू, तो उसका भी मॉड ये तो पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन सर यहाँ तो नेगेटिव आएगा ना, साइन ऑफ माइनस इन्फिनिटी -1 से 1 के बीच कुछ होगा, लेकिन ये तो एक नेगेटिव इन्फिनिटी आएगा। तो समथिंग पॉजिटिव काफ़ी बड़ा इंटू समथिंग नेगेटिव काफ़ी बड़ा, तो मेरे ख्याल काफ़ी छोटा रादर आई वुड से, तो वो नेगेटिव ही आएगा ओवरऑल एक्सप्रेशन। तो शैलाई से जब आप x माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, तो आपका फंक्शन भी माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। एक और सवाल का जवाब दीजिए, जब x आपका इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, तब आपका फंक्शन किसे अप्रोच करेगा, खुद देख लो भाई। मेरे ख्याल से अब आप कॉमन सेंस से देख पा रहे हो, इन्फिनिटी और उस तरफ भी इन्फिनिटी, तो अगर दोनों ही इन्फिनिटी हैं, तो क्या मैं नहीं देख पा रहा हूँ बड़े आराम से सुलझे से मैनर में कि वो इन्फिनिटी को ही अप्रोच करे। देखो ना, ये भी इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी, ये 0 से 1, तो ओवरऑल आपका फंक्शन इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। कुछ समझ आया मैंने क्यों निकाला? आप सोच के देखो ना, आपने डोमेन पर खेला सर, डोमेन में मैंने क्या खेला कि मैंने नेगेटिव इन्फिनिटी पर लेकर गए तो माइनस इन्फिनिटी, और पॉजिटिव इन्फिनिटी पर लेकर गए तो प्लस इन्फिनिटी। तो शैलाई से इसने मेरी हेल्प कर दी है इस फंक्शन की रेंज को क्रैक करने में। आप समझो बात को, मुझे कुछ ज़्यादा मैक्सिमम नहीं, सोचने होंगे तो मैं सोचूंगा जो भी कहानी रही होगी, पर अभी तो फिलहाल मुझे दिख रहा है इसकी रेंज क्या है। आपके एफ ऑफ एक्स की अगर हम रेंज निकालें, तो वो फंक्शन आपका माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच बिलोंग करता है, मतलब वो सारी रियल वैल्यूज़ लेता है। मतलब आपका को डोमेन और रेंज इक्वल आया, अगर को डोमेन और रेंज इक्वल आया तो आपका फंक्शन कैसा है, आपका फंक्शन ऑन टू है। क्योंकि को डोमेन अगर आपकी बड़ी होती है रेंज से, यानी रेंज अगर को डोमेन का सबसेट होता है, छोटा रह जाता है, तो उस केस में आप इन टू कहते हो, तो ये फंक्शन कैसा है, ऑन टू। तो जो जो ऑप्शन आपको कह रहे हैं नॉट ऑन टू, वो तो हटा दो, है ना।
ये ऑन टू है, ये कह रहा है, ये कह रहा है 1 1 एंड ऑन टू, ये कह रहा है नीदर 1 1 नॉर ऑन टू, तो एटलीस्ट ये हट गए। अब मुझे ये पता करना है कि ये फंक्शन 1 1 है या ऑन टू। अब आपसे क्या कहा गया था सर? आपसे कहा गया था कि ये फंक्शन कैसा फंक्शन है? ये फंक्शन एक ऑड फंक्शन है। इस बात के साथ थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एफ डैश एक्स को लेकर जो हमने कंक्लूजन निकाला है, ज़रा उन पॉइंट्स पर बात करते हैं। 2-3 बातों को समझना है ना। आपके पास ये रहा एफ डैश एक्स, ज़रा मुझे 2-3 बातें बताओ। जब x 0 से बड़ा है तब एफ डैश एक्स कैसा है, और जब x 0 से छोटा है तब एफ डैश एक्स कैसा है? मैं इसका थोड़ा सा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर देखना चाह रहा हूँ, ताकि फाइनली मैं इसको देख पाऊँ कि ये फंक्शन एक्जैक्टली कैसा है ना। इसको देखकर तो कोई डेटा में कन्फ्यूजन नहीं है ना। ये है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन एक्स, ये यहाँ पर लिखा हुआ है ना। ये बात तो आपको कन्फ्यूज नहीं कर रही है ना। और ये है आपका एक्स साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि यहाँ लिखा हुआ था, ये इसके लिए था एक्स साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। मैं आपसे इनको देखने को कह रहा हूँ कि इन्हें ज़रा गौर से देखो, आपको ओवरऑल क्या मिलेगा, समझो बात को। माइनस साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स क्या मिलेगा जब एक्स पॉजिटिव है? तो देखो ये तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव नेगेटिव ओवरऑल होते रहेंगे, पर आप समझो ना, एक्स जब पॉजिटिव है, एक्स जब पॉजिटिव है तो 2x आपकी एक पॉजिटिव एंटिटी है। देखो मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से लिखता हूँ, ध्यान से देखना। एफ डैश एक्स को आई एम री राइटिंग सो दैट आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड इट्स नेचर। आप ऐसे देखो 2x एज इट इज़ है ना, लेकिन नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया, तो नेगेटिव साइन अगर कॉमन लिया तो अंदर क्या बच रहा है? अंदर आपके पास बच रहा है साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स। सो दिस इज कितना? साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स है ना। इसी तरीके से अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ तो सॉर्टेड है, इसमें तो कोई परेशानी या बुराई नहीं। ये लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स माइनस 2x, तो ये तो मेरे ख्याल से दिख ही रहा है ना। क्या साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स, और इसमें से आप क्या कर रहे हो? 2x सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। ये कब देख रहे हो सर? जब आपका x 0 या 0 से बड़ा है, और ये तब जब x आपका नेगेटिव। अब मुझे बस ये जानने में थोड़ा सा इंटरेस्ट आ रहा है कि आप मुझे बस ये बता दो कि एफ डैश एक्स कब पॉजिटिव है और कब नेगेटिव है, शायद बात बन जाएगी। मैं 2x को स्प्लिट करता हूँ, देखो 2x का एक x उधार लेके sin x को दिया और एक x इधर दिया, तो देखो इसे मैं कैसे लिखूंगा? यहीं लिख लूँ तो चलेगा क्या? देखो 2x का एक x उधार लेकर sin x को दिया, तो मैंने इसे लिखा x माइनस साइन एक्स, और एक x वहाँ भेजा तो वो हो जाएगा x माइनस एक्स कॉस एक्स। तो उसको मैं क्या ले लेता हूँ? x कॉमन लेकर 1 माइनस कॉस एक्स। बहुत ध्यान से सुनते जाइएगा, कोई परेशानी इस बात से। इसी तरीके से अगर यहाँ पर भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जैसे कि क्या, साइन एक्स माइनस एक्स लिख लो। इसे मैंने क्या लिखा? साइन एक्स माइनस एक्स है ना, एक्स कॉस एक्स माइनस एक्स, तो उसमें फिर वही बात, एक्स कॉमन ले लिया तो आपको क्या मिल रहा है? कॉस एक्स माइनस 1। अब समझना बात को, बहुत ध्यान से सुनना, यही क्रक्स है आपके इस पार्ट का, जहाँ पर सारी चीज़ें कंक्लूड होंगी। बहुत अच्छे से नोटिस करना, बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ें यहाँ पर फ्लरिश या फिगर आउट होंगी। एक बात बताओ, जब एक्स पॉजिटिव होता है तो एक्स और साइन एक्स में बड़ा कौन होता है? अब याद करो साइन एक्स का ग्राफ, साइन एक्स का ग्राफ ऐसे चल रहा होता है, ऑफ कोर्स इतना भी अच्छे से नहीं जाता, ऐसा जाता है और एक्स ऐसा निकल जाता है, एक्स बिल्कुल इस तरीके से निकल जाता है। तो एक्स बड़ा होता है साइन एक्स से जब एक्स पॉजिटिव होता है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसा चल रहा होता है। ऑफ कोर्स मैंने ये और थोड़ा ऐसा बना लिया है, आई एम रियली सॉरी, भले नीचे आके ऊपर जाता है, मैंने इसको ठीक से नहीं बनाया, बट आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो ऐसे। और ये आपका साइन एक्स का कर्व होता है, तो एक्स जो होता है वो साइन एक्स से हमेशा ऊपर होता है। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हो? ये सारा कैलकुलेशन, ये सारा इमेजिनेशन आप ब्रेन में होना चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ ये तो पॉजिटिव है, अच्छा एक्स पॉजिटिव है, 1 माइनस कॉस एक्स कैसा होगा? सर कॉस एक्स हमेशा -1 से 1 के बीच होगा। अब अगर उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वह एनीवे आपका पॉजिटिव ही रहेगा। आई होप आप समझ पा रहे हो, 0 से 2 के बीच रहेगा। पॉजिटिव पॉजिटिव तो ओवरऑल पॉजिटिव। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सोच के देखो, जब x आपका 0 या 0 से बड़ा है, जब x आपका 0 या 0 से बड़ा है, तब आपका एफ डैश एक्स क्या है? पॉजिटिव। सुना आपने? कोई दिक्कत तो नहीं इस बात को डाइजेस्ट करने में? इसी बात को यहाँ पर अप्लाई करते हैं। सोचो, फिर उल्टा हो गया ना यहाँ पर। अब आपका क्या हो रहा है? cos x -1 से 1 के बीच है। ध्यान से देखना, cos x जब -1 से 1 के बीच है तो ओवरऑल देखो ऐसे सोचो, मैं अगर आप कॉमन सेंस नहीं लगा पा रही हो ना, तो देखो cos x क्या है सर? ये है आपका -1 से 1 के बीच। इसमें से अगर 1 सब्ट्रैक्ट किया तो ये कितना हो जाएगा? -2। ये हो जाएगा cos x -1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0। तो ये हमेशा -2 से 0 के बीच रहेगा। ये एक नेगेटिव वैल्यू रहेगी। आई होप आप देख पा रहे हो। ये भी आपकी कैसी वैल्यू रहेगी? ये भी आपकी एक नेगेटिव वैल्यू रहेगी, है ना, क्योंकि x आपका क्या है? नेगेटिव। तो ठीक है सर, नेगेटिव इंटू नेगेटिव विल कीप इट पॉजिटिव। बढ़िया। लेकिन साइन एक्स माइनस एक्स भी तो आपका नेगेटिव रहेगा। क्या आप मेरा ओवरऑल कंक्लूजन समझ पा रहे हो? मैं यहाँ पर अगर देख पा रहा हूँ, जैसे यहाँ पर देखा, तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो नहीं है। देखो 1 माइनस कॉस एक्स आपका पॉजिटिव था, क्योंकि कॉस एक्स -1 से 1 तक होगा, माइनस कॉस एक्स भी -1 से 1 तक होगा, और उसमें 1 ऐड किया तो वो 0 से 2 तक होगा। आप समझ रहे हो क्या? यहाँ पर भी मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना?
यहाँ पर हमने cos x में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो -2 से 0 के बीच होगा, बिल्कुल सही बात है, वो 0 से 2 के बीच होगा, सही बात है ना। यहाँ पर फिर जब वो 0 से 2 के बीच होगा तो उसमें एक पॉजिटिव वैल्यू मल्टीप्लाई की, तो ये पूरा पॉजिटिव, और फिर ये तो पॉजिटिव आ ही रहा था, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव आपका एफ डैश एक्स पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे समस्या क्या आई सर, वो सुनना, cos x -1 कैसा रहा, -2 से 0 के बीच में, अच्छी बात है सर। cos x -1 अगर -2 से 0 के बीच रहा और उसको अगर मैंने नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो वो कैसी रहेगी, वो एक कैसी वैल्यू रहेगी, वो एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। उस पॉजिटिव वैल्यू में मैं ऐड कर रहा हूँ sin x - x। अब थोड़ा कंपैरिजन की टर्म्स में समझो, ओवरऑल ये एक्सप्रेशन अभी भी पॉजिटिव है पर ये एक्सप्रेशन नेगेटिव है, तो क्या मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि ये नेगेटिव ही रहेगा? इतनी आसानी से शायद मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे इसमें और इसमें एग्जैक्ट रिलेशन नहीं पता है कि एग्जैक्टली बड़ा कौन है और एग्जैक्टली छोटा कौन है। तो इससे प्रेडिक्ट करने के लिए मेरी कौन हेल्प करेगा? ठीक है सर, मान लिया यहाँ पर समस्या आ रही है, पर आपको एक छोटी सी बात क्यों नहीं याद रह रही है कि हमने एक छोटा सा डेटा और निकाला है ना कि आपका एफ ऑफ एक्स कैसा फंक्शन है, एक ऑड फंक्शन। अब इस डेटा को थोड़ा यूटिलाइज करते हैं। मुझे यहाँ नहीं समझ आ रहा है कि एग्जैक्टली इसका बिहेवियर कैसा है, क्योंकि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, पर ये बात पता है क्या कि एफ ऑफ एक्स एक ऑड फंक्शन है। अगर एफ ऑफ एक्स एक ऑड फंक्शन है, अगर एफ ऑफ एक्स एक ऑड फंक्शन है, जिसका मैं ग्राफ आपको थोड़ा ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझा पाऊँ, प्लीज़ ध्यान से सुनना, यहाँ से क्लैरिटी मिलेगी। आप बताओ एफ ऑफ एक्स कैसा है? सर वो -∞ से +∞ तक जा रहा है ना, मतलब उसकी रेंज जो है वो -∞ से +∞ तक है। अब एफ ऑफ एक्स एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए कैसा है? एक्स की पॉजिटिव वैल्यू मतलब इस वाले पार्ट में। सर एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर एफ डैश एक्स आपका पॉजिटिव है, मतलब एफ ऑफ एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब एक इंक्रीजिंग फंक्शन कैसा बन सकता है, समझने की बात करो। जब एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो ये भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो ओवरऑल होगा तो ये इंक्रीज, बिल्कुल सही बात है। अच्छा एनीवे बस जीरो पर अगर मैं एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालना चाहूँ तो जीरो पर कितनी आएगी? एफ आपको दिख रही है जीरो, तो शैलाई से जीरो से ये बढ़ता चला जाएगा, तो जीरो पर ये जीरो होगा और इसके बाद बढ़ता चला जाएगा। अब बढ़ना है तो जाहिर सी बात है ना, ऊपर ही जाएगा, तो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब आप एक बात बताओ, अगर ये एक ऑड फंक्शन है और जीरो के बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसा है, तो ऑड फंक्शन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल होते हैं। तो अगर ये ऐसा है ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की एग्जैक्ट रेप्लिका इमेज कहां बनेगी? थर्ड क्वाड्रेंट में, और ये ग्राफ ऐसा बनेगा। आई होप आपको याद है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल होते हैं ऑड फंक्शंस। तो शैलाई से वो तय बात है, आपका एक्स की नेगेटिव वैल्यूज के लिए भी एक इंक्रीजिंग फंक्शन ही रहेगा। ऑल्दो ये मैं अभी यहाँ अपने कॉमन सेंस से फिगर आउट कर नहीं कर पा रहा था, पर मैंने एक दूसरा फंडा लगाया कि अगर ये ऑड फंक्शन है तो कैसा बिहेवियर दिखाएगा। तो शैलाई से मैं बस एक सिंपल सी बात कहना चाह रहा हूँ कि अगर एक्स नेगेटिव है, अगर एक्स नेगेटिव है तो तय बात है उसमें भी एफ डैश एक्स कैसा होगा? आपका पॉजिटिव। क्या मेरा पॉइंट आप समझ रहे हैं? जो भी हो, मेरा तो बस ये कहना है सर, वो -∞ से +∞ तक जाएगा और उसकी मिरर इमेज बनेगी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ ओरिजिन के बाद तो मुझे पता था वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन था, वो बढ़ता ही चला जा रहा था। तो जैसा वो ग्राफ यहाँ बना, एग्जैक्ट उसकी मिरर इमेज आपकी थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगी। क्या आपको ये बात समझ आई है? ऑड फंक्शन। तो इस तरीके से मैं देख पा रहा हूँ कि सर ये मैनी टू वन बनने का स्कोप तो खो चुका है, ये मैनी टू वन बनने का स्कोप एनीवे खो चुका है। तो मैं फाइनली क्या कंक्लूड करूंगा कि सर ये पहली बात तो आपका ऑन टू है, तय बात है, क्योंकि कोडोमेन रेंज के इक्वल है। और दूसरी ज़रूरी बात मुझे पता चली कि ये आपका कैसा फंक्शन है? आपका 1-1 फंक्शन है। तो एफ इज ऑन टू बट नॉट 1-1। आई थिंक ये डेटा गलत है। आप क्या मार्क करेंगे? आप सी ऑप्शन मार्क करेंगे कि एफ ऑन टू भी है और 1-1 भी है। क्या आपको ये बात समझ आई? मुश्किल तो नहीं था एक क्वेश्चन, स्ट्रेट अवे सिंपल सा सॉर्टेड सा डेटा जिसमें शायद परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अगर मैं मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगला सवाल, आई होप आप डेटा देख पा रहे हो कि कैसे अलग अलग डेटा, अलग अलग क्लू, अलग अलग इन्फॉर्मेशन निकाल कर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। JEE एडवांस 2020 का एक क्वेश्चन, एक एक डेटा अच्छे से समझना। कंसिडर ऑल रेक्टेंगल्स लाइंग इन दिस रीजन। तो पहले तो मैं रीजन बनाना चाह रहा हूँ कि रीजन एग्जैक्टली है क्या, और इसके अंदर इस रीजन में रेक्टेंगल्स लाई कर रहे हैं, है ना। तो सारे एक्स और वाई सारे कार्टेशियन सिस्टम के और सारे रियल नंबर्स ले रहा है, पर वो इस तरीके से ले रहा है, सुनना ध्यान से। एक्स आपका 0 से π/2 तक है, वाई आपका 0 से 2 तक है, और सॉरी वाई आपका 0 से 2 sin 2x तक है। ठीक है सर, समझ लेंगे। इस रीजन को पहले तो मैं बनाना चाह रहा हूँ कि एग्जैक्टली कौन सा कर्व है जिसके अंदर या बाहर की ये बात हो रही है, समझते हैं, ध्यान से देखना। पहले तो रीजन प्लॉट करने के लिए मुझे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की आवश्यकता होगी। तो ये रहा मान लो एक्स एक्सिस, है ना, और इसी पर लेट्स से ये रहा आपका वाई एक्सिस। कंफर्टेबल विद दैट? एनी डाउट्स? क्या ये पार्ट आप सब समझ पाए कि एग्जैक्टली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कैसे हैं? और मुझे बस दिख रहा है कि चीज़ें फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगी, इसलिए मैंने ज़्यादा चीज़ें नहीं सोची। आप देखो ना, एक्स 0 से π/2 तक है और यहाँ साइन एक्स है, तो तय बात है, आप ऐसे समझो 0 से π/2 ले लो एक्स एक्सिस पर, तो 0 भी इंक्लूडेड है
और π/2 भी इंक्लूडेड है, जैसे ये मान लिया मैंने क्या π/2 है ना। एग्जैक्टली इनके बीच में कहीं ना कहीं π/4 भी होगा, हम नहीं बना रहे, बस 0 से π/2 तक चीज़ें कुछ ऐसी हैं, कोई परेशानी। अब जब 0 से π/2 तक कुछ चीज़ें ऐसी हैं तो सोचो, आप 0 से π/2 तक की जब यहाँ वैल्यूज़ रखोगे तो आप क्या रखोगे 0 और π/2 रखोगे तो 2 इंटू π/2 कितना पाई, तो आप 0 से पाई तक की वैल्यूज़ रखोगे। साइन जो होता है 0 से पाई में क्या होता है भाई, आपका 0 से उठता है 1 अटेन करता है फिर 0 पर आता है, आपको ये बात समझ आएगी। लेकिन इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है 2 तो ये स्ट्रेच हो जाएगा, तो जो मैक्सिमम 1 अटेन कर रहा था ये कितना अटेन करेगा 2। तो क्या आपको 2 sin 2x का ग्राफ समझ आ रहा है। एक सिंपल सा पॉइंट है, जो 2 sin 2x का जो ग्राफ होगा ओवरऑल वो कुछ इस तरीके से बनेगा। मैंने बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सिमेट्रिकल ग्राफ तो नहीं बनाया, बट फिर भी आई थिंक ये वर्केबल है ना। मतलब एग्जैक्ट इनके बीच में कोई पॉइंट होता ना 0 और π/2 के बीच में, जो कि लेट्स से होता कितना π/4। अब ये पहली बात तो एग्जैक्ट बीच में हो तो मैं इसे कंफर्टेबली बना पाऊंगा, तो एग्जैक्ट बीच में तो ये नहीं दिख रहा है, तो इसे थोड़ा सा उठाकर मैंने यहाँ लाया एंड होपफुली ये लगभग बीच में है, पूरा तो नहीं पर हाँ है ना। तो यहाँ से ये कर्व ऐसा आकर 0 पर मिल जाएगा और यहाँ से ये कर्व ऐसा आकर π/2 पर मिल जाएगा। बात समझ आएगी। बिल्कुल इतना ऐसा स्क्वीज्ड नहीं बनेगा, बट फिर भी कुछ हद तक ऐसा बनेगा। और इस पॉइंट पर इस फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी भाई, वो जाहिर से बात है वो आपकी होगी 2, और ये पॉइंट क्या रहा होगा, ये पॉइंट रहा होगा π/4। एनी कन्फ्यूजन सो फार, कोई डाउट? आई थिंक चीज़ें आप कंफर्टेबली देख पा रहे हो कि कहाँ जा रही हैं। ये आपका कर्व है। अब सोचो 0 से π/2 और इसके अंदर, तो क्लियर सी बात है इसके अंदर आपको रेक्टेंगल बनाना है। क्वेश्चन समझ आ रहा है? देखो अब यहाँ से आप खुद देख पाओगे आपको किसके अंदर रेक्टेंगल बनाना है। 0 से 2 sin 2x के अंदर, तो 0 और 2 sin 2x मतलब क्या y इज इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस, और 2 sin x मतलब ये वाला पार्ट, 2 sin 2x मतलब ये वाला पार्ट। तो इसके और इसके मतलब इसके ऊपर लेकिन इसके नीचे, तो ओवरऑल ये हिस्सा आ रहा है। तो आपको इस रीजन में रेक्टेंगल बनाना है, अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो जो रेक्टेंगल आपको बनाना है, कंसिडर ऑल रेक्टेंगल्स लाइंग इन द रीजन having one side on the x axis। तो सर उस रेक्टेंगल की एक साइड x एक्सिस पर है, बना लेते हैं। मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करने में इंटरेस्टेड हूँ, अगर आप सब चीज़ें समझ पा रहे हो अच्छे से तो देखो सर, हमने माना ये एक अपना रेक्टेंगल बनाया है ना। अगर मैंने एक रेक्टेंगल बनाया है तो शैलाई से एक रेक्टेंगल कुछ इस तरीके से बनेगा, लगभग इस तरीके से हमारा ये रेक्टेंगल बनेगा। अप्रॉक्सीमेशन के साथ मैंने चीज़ें की हैं, आई होप इट डजंट बॉदर यू ऑल। सब कुछ बिल्कुल सिमेट्रिकल चलेगा अगर आप बिल्कुल कॉमन सेंस बेस्ड बातें मैं कर रहा हूँ है ना। मतलब जितना π/4 से दूर इतना इधर है, जितना ही उतना ही उधर है, ऐसा ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी। ये पॉइंट्स काफ़ी हद तक सिमेट्रिकल होंगे, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी सिमेट्रिकली अलाइंड। व्हाट नेक्स्ट? द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विच हैज़ द मैक्सिमम पेरीमीटर, आई होप आपको अब याद आ गया, ऑप्टिमाइजेशन पर ये लेकर जा रहा है, विच हैज़ द मैक्सिमम पेरीमीटर अमंग ऑल सच रेक्टेंगल्स। तो ये जो जितने भी आपको रेक्टेंगल बनाने बना लो सर, मुझे एक ऐसा रेक्टेंगल चाहिए जिसकी पेरीमीटर आपने अगर फिक्स्ड कर दी तो वो मैक्सिमम एरिया क्या कैरी करता है मुझे ये बता दो। तो मेरा कहना है, ज़रा ध्यान से देखो, आपका एक कर्व क्या है। अगर मैं इस फंक्शन की बात करूँ तो इसे मैं क्या कह सकता हूँ, थोड़ी देख लिए, मैं इसे कह सकता हूँ क्या, f(x) जो है वो है 2 टाइम्स कितना sin 2x। आई होप आप ये बात समझ पा रहे। तो ये जो जितने भी रेक्टेंगल आप बना सकते हो बनाओ, उनकी पेरीमीटर फिक्स्ड है। उस पेरीमीटर्स वाले रेक्टेंगल्स उन सारे में जो सबसे हाईएस्ट एरिया कैरी करता होगा, उस रेक्टेंगल की हम बात करें, वो एरिया आपको बताना है। तो मेरा कहना है, क्या मैं कह सकता हूँ कि ये जो पॉइंट है सर, ये आपके रेक्टेंगल पर लाई करता है? बिल्कुल। तो अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट्स पैरामीटर के लिए सोचना चाहूँ, तो अगर मैं x कोऑर्डिनेट को कहूँ थीटा, तो y कोऑर्डिनेट को मैं क्या कहूँगा, उससे मैं कहूँगा 2 टाइम्स sin 2 थीटा। क्या आप बात समझ पा रहे हो? क्योंकि x एक्सिस पर आप एंगल से डील कर रहे हो, y एक्सिस पर आपका ये चल रहा है, तो मैंने थीटा 2 sin 2 थीटा लिया। इस बात से तो आपको कोई आपत्ति नहीं। सर अगर आपने उससे थीटा 2 sin 2 थीटा लिया है तो सोच के देखो, ये वाली जो हाइट है आपकी, यहाँ से यहाँ तक की ये जो हाइट है, ये कितनी निकल कर आ रही है? आई होप आई नीड नॉट टेल यू, इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा और थीटा होगा, y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो ओवरऑल जो हाइट है वो हो जाएगी 2 sin 2 थीटा। तो इस रेक्टेंगल की अगर आप पेरीमीटर डिफाइन करने चले हो, आई रिपीट, इस रेक्टेंगल की अगर आप पेरीमीटर डिफाइन करने चले, पेरीमीटर क्या होती है? 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब लेंथ में निकाल लो, पर पहले ब्रेड्थ सुनो। आप ब्रेड्थ कितनी है? ब्रेड्थ है आपकी ये हाइट यानी विड्थ, जो कि कितनी है? 2 sin 2 थीटा। तो आपकी ये तो वैल्यू कितनी आ जाती है? ये आ जाती है 2 sin 2 थीटा प्लस ऑफ कोर्स कितना? लेंथ।
अब लेंथ कैसे सोचेंगे वो सुनना। ये कितना है भाई, ये है आपका थीटा। अगर यहां से 0 से इस पॉइंट तक मैं आऊं तो क्या आप लेंथ देख पा रहे हो? ओवरऑल थीटा में से कुछ पार्ट थोड़ा सा माइनस कर दे तो बात बन जाएगी। डू यू ऑल एग्री विद दैट? आई होप मेरा पॉइंट आप समझ पा रहे हो, क्योंकि मैं क्या कहना चाह रहा हूं वो सुनना, थोड़ा केयरफुली देखना, यहां पर थोड़ा सा फंसोगे, है ना। ये जो टोटल जोन है, ये जो टोटल जोन है, ये जो वैल्यू है, ये जो लेंथ है, ये थीटा है। क्योंकि अगर ये लेंथ थीटा है तभी तो यहाँ जाकर आपका थीटा कॉमा 2 sin 2 थीटा आया है। क्या ये बात आप समझ पाए? अब अगर ये टोटल लेंथ थीटा है तो सोच के देखो, ये जो इतनी सी लेंथ बच जा रही है इधर और ये जो इतनी सी लेंथ बच जा रही है इधर, ये कितनी है? कॉमन सेंस वाली बात है, मैं बहुत सिमेट्री से चीज़ें आपसे चाह रहा हूँ कि आप सोचो। देखो कॉमन सेंस पर बिल्कुल सॉर्टेड सी बात, क्या ध्यान से देखना, ये लेंथ थीटा है और ये लेंथ π/2 है। कॉमन सेंस, मेरी बात आप डाइजेस्ट कर पा रहे हो क्या? मैं लिख देता हूँ, है ना। यहाँ से जो यहाँ तक की लेंथ है ये कितनी है भाई? ये लेंथ आपकी थीटा है। सुन रहे हैं आप लोग, है ना? बहुत ध्यान से सुनना, इसी से सारा क्रक्स निकल कर आएगा। और ये लेंथ कितनी है? ये लेंथ है आपकी π/2। अब आप मुझे बताओ, ये जो लेंथ आएगी, ये जो इतनी सी लेंथ है वो कितनी होगी? π/2 माइनस थीटा। मतलब ये जो लेंथ है, ये इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये π/2 थीटा है, तो ये लेंथ कितनी होगी? ये लेंथ होगी आपकी कितनी? π/2 माइनस थीटा। कोई परेशानी? अगर ये लेंथ रही π/2 माइनस थीटा तो सिमेट्रिकली ये लेंथ भी तो π/2 माइनस थीटा होगी। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? आई रिपीट, ये लेंथ जो है इतनी सी है ना, ये जो लेंथ है इतनी सी, ये भी कितनी होगी? ये भी आपकी π/2 माइनस थीटा होगी। ये क्यों निकाल रहे हो सर? ये इसलिए निकाल रहा हूँ जनाब, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये आपका है थीटा कॉमा 0, है ना। ये पॉइंट आपका कितना है? थीटा कॉमा 0, मतलब यहाँ तक की लेंथ कितनी है? थीटा। अगर थीटा लेंथ में से ये लेंथ अगर सब्ट्रैक्ट कर दी तो शलाई से मुझे इस रेक्टेंगल की लेंथ पता चल जाएगी। आपको ये लड़ाई समझ आ रही है हम क्यों लड़ रहे हैं? तो अगर मैं रेक्टेंगल की लेंथ निकालना चाह रहा हूँ तो देखो जरा ध्यान से, टोटल लेंथ कितनी है? थीटा, उसमें से π/2 माइनस थीटा सब्ट्रैक्ट किया। कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ? एक एक बात समझ आ रही है? कोई भी डाउट इस पार्ट में कि हमने कैसे किया? तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं थीटा में से π/2 माइनस थीटा सब्ट्रैक्ट किया। आई थिंक कुछ ऐसा आ जा रहा है, जो कि कितना आ रहा है? 2 थीटा माइनस π/2। तो सबसे पहले तो आपको ये बात समझ आई कि हमने जो लेंथ निकाली है वो कैसे 2 थीटा माइनस π/2 आई है। एवरीवन विद मी सो फार? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन इस इंफॉर्मेशन को लेकर? अब जब मुझे फाइनली पता चल गया है कि आपके इसकी लेंथ कितनी है, तो वो कितनी है? 2 थीटा माइनस π/2। तो यहाँ पर ये कितना जाएगा? हो जाएगा 2 थीटा माइनस π/2। सो दिस इज हाउ द पैरामीटर इज गोइंग टू बी, है ना। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो? मैक्सिमम पैरामीटर। आई एम रियली सॉरी, मैंने शायद एरिया पढ़ा था कहीं, एरिया कहीं भी नहीं है, मुझे पैरामीटर को ही मैक्सिमाइज करना है ना। तो ये जो पैरामीटर आ रही है आपकी, आपको इसे क्या करना है? मैक्सिमाइज। मेरा सिंपल सा सीधा सा आप सभी से सवाल, क्या मैं पी को थीटा की टर्म्स में लिख पाया? एक्सीलेंट, हम लिख पा रहे हैं, है ना। अगर मैं इसे थीटा की टर्म्स में लिख पा रहा हूँ तो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ? इसका मैक्सिमा और मिनिमा ढूंढने की। तो वो कितना होगा? dp/d थीटा। सिंप्लीफाई करने का कोई स्कोप मुझे नहीं दिख रहा है, मैं सीधे डेरिवेटिव निकालता हूँ। तो 2 तो एज इट इज, है ना। 2 sin 2 थीटा का डेरिवेटिव कितना? 2। ये 2 और आएगा तो 2 × 2 कितना हो जाएगा? 4 cos 2 थीटा। अब समझते हो ऐसी चीज़ें मेरे ख्याल से, है ना। 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 और π/2 तो कांस्टेंट है। आप बात समझ पा रहे हो? यहाँ से मुझे जो नज़र आ रहा है वो यही सर, कि आप क्रिटिकल पॉइंट्स यानी अपने स्टेशनरी पॉइंट्स निकालिए। तो हम क्या करेंगे? dp/d थीटा को 0 रखेंगे। अगर आपको इससे पहले ये जान लेना है कि वो मैक्सिमा होगा या मिनिमा, तो आप क्या निकाल लो? d2p/d थीटा स्क्वायर। अगर डेरिवेटिव निकाला तो 2 तो 2 है, 4 cos 2 थीटा। ध्यान से देखना, 2 थीटा के कारण 6 और cos 2 थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन, है ना। तो कितना हो जाएगा? -6 × 2 कितना? -12 sin 2 थीटा। अब आप एक बात बताओ, थीटा जो था आपका कहाँ से कहाँ तक था? थीटा आपका 0 से π/2 तक था, याद आया? थीटा आपका 0 से π/2 तक था, एक्स एक्सिस पे बात हो रही थी। 0 से π/2 अगर ये है, साइन ही होगा ना, बिल्कुल सही बात है। तो साइन कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 से π। 0 से π में साइन 0 से 1 तक होता है। 0 से 1 की वैल्यूज़ को -12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 ही मिलना है, नेगेटिव वैल्यू ही मिलनी है। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ ये जो होगा आपका ओवरऑल हमेशा 0 से छोटा होगा। मतलब मैं ये कह सकता हूँ क्या, कि मुझे वो मैक्सिमा ही मिलेगा। अब मैक्सिमा होगा क्या, उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए आप dp/d थीटा को 0 रख देंगे। याद है ना ये कहानी? तो हमने क्या किया? हमने 4 cos 2 थीटा + 2 को 0 के इक्वल रखा। कोई परेशानी? यहाँ से ये पता चला सर कि जो cos 2 थीटा है वो कितना है? -2/4 यानी कितना? -1/2। अब मुझे ये पता करना है cos 2 थीटा
-1/2 कब होता है? आप सिंपल सा कॉमन सेंस लगाओ, cos 2 थीटा के बजाय हम क्रैक करने की कोशिश करते हैं cos थीटा -1 कब होता है? -1 या -1/2, आई एम रियली सॉरी, -1/2 है ना। तो cos थीटा का ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता है आपका, याद है आप सभी को ये बात। अब अगर -1/2 ढूंढना ही चाहा तो शैलाई से यहाँ कहीं होता है -1/2, ये बात याद आ रही है आप सभी को। अगर -1/2 ढूंढना चाहा तो शैलाई से एक बार तो यहाँ आएगा और एक बार आगे जाकर यहाँ भी आएगा। ये दो जगह क्यों आ रहे हैं सर? अब बस निकालो, है ना। ऑफ कोर्स ये जो वैल्यू है आपकी, ये एक वैल्यू यहाँ आ रही है और एक वैल्यू आपकी यहाँ आ रही है। एवरीवन विद मी सो फार? एंड ऑफ कोर्स ये सीधी सीधी मुझे वैल्यू दिख रही है, कितनी दिख रही है? ये किसका ग्राफ है भाई? आपका कॉस का ग्राफ है। भूले तो नहीं हो कुछ भी चीज़ें, याद है ना। जैसा 1/2 होता है ऐसे यहाँ पर भी होता है, जो कि +1/2 होता है। लेकिन अभी हम क्या ढूंढने चले हैं? हम -1/2 ढूंढने चले हैं। तो अगर मैं सिंपल सा कॉमन सेंस पर बेस्ड सिमेट्रिकल बातें करो, अगर आपको अभी ट्रिगो नहीं पता है तो आप ग्राफ देखकर वैल्यू कैसे निकालते हो? देखो, ये 90 से 30 पीछे आते हो तो 1/2 मिलता है, क्योंकि cos 60 1/2 होता है। तो 90 से 30 आगे जाओगे तो 1/2 मिलेगा। 90 + 30 कितना? 120। सुन रहे हो क्या आप? अच्छा, अगर ये आपका 90 है तो ये 180 है, और 180 के बाद ये कितना है? 270। 270 में से भी अगर आप 30 पीछे आओगे तो वापस आपको -1/2 मिलेगा। 270 में से अगर 30 पीछे है मतलब कितना? 240। तो 120 डिग्री और 240 डिग्री पर आपको क्या मिलेगा? आपको -1/2 मिलेगा। और आप देख पा रहे हो दोनों ही वैल्यूज़ आपकी कहाँ से कहाँ के बीच में है। बाय द वे, जो 120 और 240 है ये किसकी वैल्यू है? 2 थीटा की। आप सुन रहे हो ना, क्योंकि ये जो वैल्यूज़ हैं किसकी वैल्यूज़ हैं? ये वैल्यूज़ आपकी हैं 2 थीटा की। हम किस में जाना चाह रहे हैं? थीटा पे। तो थीटा क्या होगा सोच के बताओ, ध्यान से देखना, कॉमन सेंस बेस्ड बातें कर रहा हूँ। अगर 2 थीटा 120 और 240 है, आप सुन रहे हो ना, जैसे ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर कुछ भी डाउट है, cos 2 थीटा -1/2 है। आप सुन रहे हो क्या? यानी कि 2 थीटा कितना है? 2 थीटा है तो 120 है, या फिर 2 थीटा कितना है भाई? 240 है। तो यहाँ से थीटा कितना मिल रहा है? यहाँ से थीटा मिल रहा है 60। कोई दिक्कत तो नहीं है, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ। यहाँ से थीटा कितना मिल रहा है? यहाँ से थीटा मिल रहा है 240 का 120। अब बताओ क्या थीटा 120 हो सकता है? सोच के देखो। थीटा सर 120 नहीं हो सकता, क्योंकि थीटा 0 से 90 डिग्री तक है। तो इसलिए अब मैं इस वैल्यू को नहीं कंसिडर करूँगा, मतलब यहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं थी। तो हमारा थीटा कितना आ रहा है भाई? थीटा आ रहा है आपका 60, यानी π/3। डू यू ऑल गेट दैट? तो थीटा यानी π/3 वो हमारी वैल्यू, जहाँ पर आपको क्या मिलेगा? आपको अपना मैक्सिमा मिलेगा। तो मुझे cos 2 थीटा जब -1/2 मिला, मतलब 2 थीटा कितना मिला? 2 थीटा मिला 2π/3, यानी कितना? आपका 120 डिग्री। आप सुन रहे हो क्या? तो इससे मुझे पता चल रहा है कि थीटा कितना होगा? थीटा आपका होगा 60 डिग्री, यानी π/3। क्या ये ओवरऑल कंक्लूजन समझ आया? π/3 वो वैल्यू है जहाँ पर आपको क्या मिलेगा? वहाँ पर आपको अपना मैक्सिमा अटेन होगा। कोई परेशानी? π/3 मैक्सिमा। अब मुझसे क्या पूछा जा रहा था? मुझसे वैल्यू पूछी जा रही है या फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल? आई थिंक एरिया ऑफ द रेक्टेंगल पूछा जा रहा है। अब सर रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? मेरे ख्याल से आप निकाल सकते हो। याद करो, ये आपकी क्या थी? लेंथ, और ये क्या थी आपकी? विड्थ। तो बताओ ज़रा एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होगा? आई थिंक सर मुश्किल नहीं है, जो एरिया होगा वो होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। रेक्टेंगल का एरिया तो पता है ना, तो 2 थीटा - π/2, ये आपकी होगी लेंथ कितना? 2 थीटा - π/2, और इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे? विड्थ से। विड्थ कितनी है? 2 sin 2 थीटा, दैट इज 2 sin 2 थीटा। अब मुझे क्या कर लेना है सर? एरिया जो मैक्सिमम होगा, एरिया मैक्सिमम मिनिमम का नहीं पता, पर जब एरिया तब जब आपकी पेरीमीटर मैक्सिमम है ना। जब हमने पेरीमीटर को मैक्सिमाइज करवाया तब एरिया कितना होगा वो निकालने की हम कोशिश करें। तो कब निकल कर आता है सर ये? जब थीटा आपका π/3 हो। अगर मैंने थीटा की वैल्यू π/3 पास की, है ना, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 2π/3 माइनस कितना? π/2 इंटू ऑफकोर्स 2 साइन कितना? 2π/3। कोई कन्फ्यूजन? अभी चूंकि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेट प्रिसाइज ट्रिगो नहीं आता है, इसलिए कुछ चीज़ें मैं बहुत ध्यान से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे 2 × 2 4, और ये 3, 4 - 3 1, तो ये हो जाएगा 1/6, यानी π/6। आप समझ पा रहे हो ऐसा क्यों? इंटू यहाँ पर देखो 2 तो आ ही रहा है, तो यहाँ पर 2 भी लिख लो, जिसको हम π/3 कर लेंगे। साइन 2π/3 कितना होता है? 2π/3 वही π/3 का डबल, यानी 60 का डबल, यानी 120, जिसे मैं 90 + 30 लिख सकता हूँ। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ? साइन 90 + 30, यानी π/2 + π/6। आई होप दैट डजंट बॉदर यू ऑल। ऐसा क्यों किया? देखो ज़रा ध्यान से। अब अगर मैंने पूछा आपसे तो 2 का 6 कितना? 3 टाइम्स, तो ये कितना आया? π/3। एक छोटा सा स्टेटमेंट बताओ, 90 के कारण साइन किस में कन्वर्ट होगा? कॉस में। ये सेकंड क्वाड्रेंट में हो रहा है, क्योंकि π/2 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में साइन आपका पॉजिटिव होता है, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा cos π/6।
पाई बाई 6 यानी 30 डिग्री, cos 30 होता है √3/2, है ना। तो ओवरऑल आपका एक्सप्रेशन कितना आ रहा है, आपका जो मैक्सिमम पेरीमीटर पर एरिया आ रहा है पाई बाई 3 तो है ही, cos 30 कितना होता है √3/2। आई होप आपको दिख रहा है, ये एक √3 बचेगा तो कितना होगा पाई बाय 2 टाइम्स √3। मेरे ख्याल से ये वो एरिया होगा जब आपकी मैक्सिमम पेरीमीटर निकल कर आएगी, कुछ गलत तो हमने नहीं किया। सो पाई बाय 2 टाइम्स √3। और अगर मैं ऐसा कोई ऑप्शन ढूंढूं तो शेलाई से सर सीधा सीधा आपको सी ऑप्शन दिख रहा है, दैट पाई डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स √3, दैट्स क्लियरली द आंसर। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? थोड़ा घुमा फिरा कर चीज़ें करवाई, पर अगर आप चीज़ें ठीक से विजुलाइज कर लो, अगर आप ठीक से ड्रॉ कर लो, तो कैलकुलस और आपके ट्रिगो का एक कॉम्बिनेशन पर बेस्ड एक बेहतरीन सा एक अच्छा सवाल यह है, जिसमें कुछ ज़्यादा मुश्किलें नहीं आएंगी अगर आप सिस्टमैटिकली चीज़ें करें तो। JEE एडवांस ने 2015 में एक सवाल पूछा है और ये कैसा क्वेश्चन है, अब आपका मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पर अब आपके एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट होंगे। तो इसे भी देख लेते हैं भाई। देखो इसको ना ठीक से अगर आप विजुलाइज कर लोगे तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। एक रेक्टेंगुलर शीट है फिक्स्ड पेरीमीटर की, तो उसकी पेरीमीटर फिक्स्ड है, सॉर्टेड कांस्टेंट है ना, विद साइड्स हैविंग देयर लेंथ्स इन द रेशियो 8:15। अब ना थोड़ा क्वेश्चन को ठीक से इमेजिन करो। देखो अगर क्वेश्चन ठीक से वर्कआउट किया तो बात बन जाएगी। जैसे कि मान लो मेरे पास एक रेक्टेंगुलर शीट है और प्रोपोर्शन क्या है 15:8 है ना, तो 8:15 जो आप कहना चाह रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, तो लगभग डबल ही है ना। तो ऐसा कुछ है सिनेरियो। अब समझने की कोशिश करना। मैं मान लेता हूँ हमारी जो विड्थ है वो लेट्स से उसकी लेंथ है 8 के, और जो लेंथ है उसकी लेंथ है लेट्स से 15 के। परेशानी तो नहीं, 8:15, तो 8 के और 15 के मैंने लेंथ मान ली। एवरीवन ओके विद दैट? नाउ व्हाट दे डू नेक्स्ट इज, उसको वो एक ओपन रेक्टेंगुलर बॉक्स में कन्वर्ट करते हैं बाय फोल्डिंग आफ्टर रिमूविंग स्क्वायर्स ऑफ इक्वल एरिया फ्रॉम ऑल 4 कॉर्नर्स। तो ये थोड़ा सा एक डिज़ाइन का प्रिंसिपल है जो आपको समझना पड़ेगा। देखना ध्यान से, इस बात को मैं समझाने की कोशिश करूं कि आपने क्या किया, आपने 4 स्क्वायर्स उठाए। आपने क्या किया, 4 स्क्वायर्स उठाए। तो एक स्क्वायर यहाँ डाला, ध्यान से सुनना है ना। अगला स्क्वायर मान लो आपने यहाँ डाला। बहुत अच्छे से समझना चीज़ें, बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है और इनसाइटफुली आपको एक अच्छी इंटरेस्टिंग बात ये सिखाएगा। और एक स्क्वायर यहाँ आपने पुश किया। आप समझ पा रहे हो क्या? इस तरीके से आपने 4 स्क्वायर उठाए। अब आपने क्या किया वो सुना। उन्होंने ये कहा कि अब आपने ये स्क्वायर्स काट के हटा दिए, मतलब ये हिस्सा निकाल के हटा दिया, मतलब यहाँ से ये हिस्सा हटा दिया, यहाँ से ये पूरा स्क्वायरिश शेप हटा दिया, यहाँ से ये शेप हटा दिया और यहाँ से ये शेप हटा दिया। तो आप समझ पा रहे हो आपके पास ये एक शेप बचा हुआ है। अब थोड़ा 3D में इमेजिन करो इस शीट को। ये एक शीट थी, मतलब इसका ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा और ये हिस्सा कटा हुआ है। अब आप उठा के यहाँ फोल्ड कर दोगे, इसको ऐसा फोल्ड कर दोगे, इसको ऊपर फोल्ड कर दोगे, इसको ऊपर फोल्ड कर दोगे। सो आर यू एबल टू इमेजिन एक रेक्टेंगुलर कंटेनर बनेगा। एक रेक्टेंगुलर कंटेनर बनेगा जिसका बेस जो होगा वो ये होगा। आप समझ पा रहे हो, जिसका बेस जो होगा वो ये होगा। अगर आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो बिना कंफ्यूज हुए, है ना। और इसी तरीके से अगर इसे मैंने यहाँ पर देखा तो ये वाला बेस ये यहाँ और ये वाला पार्ट यहाँ और ये वाला पार्ट यहाँ। होपफुली कोई डाउट नहीं है, ये बेस है। और उसके ऑफकोर्स ये चारों पार्ट फ्लिप होकर ऊपर जाएंगे। इमेजिन करो एक कार्टन जिसको अगर मैंने अनफोल्ड कर दिया, पूरा ओपन कर दिया, तो ये और ये हिस्से बचेंगे। ये उसके साइड्स के वॉल से इमेजिन करो। इट्स लाइक आपका ये इस एक रूम में इमेजिन करो, जिस रूम में आप बैठे उसकी सीलिंग नहीं है, तो उस रूम का ये फ्लोर है, उस रूम का ये जो हिस्सा है ये पूरा वो फ्लोर है ना। और उस फ्लोर के साइड में जो 4 दीवारें हैं उनमें से एक दीवार ये है, एक दीवार ये है, एक वॉल ये है और एक वॉल ये है। क्या आप इमेजिन कर पा रहे हो? तो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनेगा। ये 4 हिस्से ऑलरेडी मैं हटा चुका हूँ, पहले वो 3D में कैसे कन्वर्ट हो रहा है वो पार्ट समझ आ रहा है। तो एक शीट थी जिसकी पेरीमीटर फिक्स्ड थी, जो कि शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं क्या रही होगी, 15K + 8K, यानी कितना 15 + 5 20 + 3 कितना 23। सो उसकी पेरीमीटर 23 का डबल कितना 46K, 46K, जो कि उसकी पेरीमीटर P के इक्वल रहा होगा, है ना। आप मेरी बात समझ पाए क्या? नहीं, यहाँ से मैं K भी ऑफ कोर्स लिख सकता हूँ P/46, विच इज नॉट अ डिफिकल्ट और अ ह्यूज टास्क। बट अब जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ वो समझना। आपने 4 स्क्वायर्स जो हटाए उसको लेकर उसने क्या कहा, सुनना ध्यान से। इफ द टोटल एरिया ऑफ द रिमूव्ड स्क्वायर्स इज 100, है ना, तो 100 यूनिट है। जो आपने चारों स्क्वायर्स हटाए हैं 1 2 3 4, इनका जो टोटल एरिया है वो 100 स्क्वायर यूनिट है ना। अगर 4 स्क्वायर्स का एरिया 100 है तो एक का कितना होगा 25। अगर ये जो हटाया है शेप ये स्क्वायर है तो 25 एरिया कब हो सकता है, जब ये 5/5 का रहा होगा, क्योंकि 5 × 5 कितना रहा होगा 25 25 25 25, तो चारों का सम टोटल कितना हो गया 100। तो आपने एक
5 यूनिट का डायमेंशन हटाया है। मैं कंफ्यूज तो नहीं कर रहा हूँ? आई होप आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हो। ये 15K है और ये 5K नहीं है, ये 5 है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है और ये रेशो वाले वैल्यू का कन्वर्जन है एब्सोल्यूट वैल्यू में। आप समझ पा रहे हो ना फर्क? बहुत अच्छे से चीज़ें देख पा रहे हो। सो दिस इज हाउ थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। अब मुझसे क्या पूछा जा रहा है वो सुनना। मुझसे बोला जा रहा है कि आपने जो फाइनली ये प्रक्रिया की ना, तो इससे आपको वॉल्यूम मैक्सिमम मिला, ठीक है? तो आपको लेंथ बतानी है किसकी? साइड्स ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट की। निकाल लेंगे सर। मुझे बताओ वॉल्यूम कैसे सोचेंगे? वॉल्यूम के लिए क्या चाहिए सर? वॉल्यूम के लिए आप देखो, ये एक तरीके का क्या है, एक टैंक है, ओपन टैंक, जैसे हमारी वाटर टैंक होता है, जैसे हमारा होज होता है जो आप टेरेस पे अक्सर लोग अपने सीमेंटेड शेप से सीमेंट से बनवाते हैं। एक टैंक है, ये 4 दीवारें हैं और एक ओपन है, मान लो ऊपर सीलिंग नहीं है, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा सर? बेस के एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। अब हाइट क्या है आप देख पा रहे हो? ये फोल्ड होगा, ये फोल्ड होगा, तो ये जो लेंथ है यही तो आपकी हाइट है। और ये कितनी है भाई? ये आई थिंक 5 है। आप समझ पाए? अच्छा, बेस का एरिया कितना होगा सर? बेस में समझने की कोशिश करना। देखो, इसकी विड्थ से पहले मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप पहले ये के को डिसाइड करो कि ये के क्या है। आप देखो ना, 46 के पेरीमीटर है, पेरीमीटर फिक्स्ड है, तो के भी तो फिक्स्ड हुआ ना। आप समझ पा रहे हो क्या? तो खेल कहाँ हो रहा है? चीजें यहाँ हो रही हैं जनाब कि आपका ये जो 5 है ना, ये जब 5 है, मतलब ये स्क्वायर जब 5 एज कैरी कर रहा है, लेंथ 5 कैरी कर रहा है, तब आपका मैक्सिमम वॉल्यूम आ रहा है। तो मैं मान ले रहा हूँ, मैं जिस चीज के साथ डील कर पा रहा हूँ, जिसको वेरिएबल रख पा रहा हूँ, वो शायद ये रही होगी, क्योंकि इसको जब मैंने 5 बनाया, इस एज को जब मैंने 5 बनाया, तो मैक्सिमम वॉल्यूम मुझे मिला। तो मैं काम करता हूँ, अगर ये 8K है और इस लेंथ को अगर मैं x मान लूँ और इस लेंथ को भी मैं x मान लूँ, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 8K - 2x। आई होप आई नीड नॉट मेक यू अंडरस्टैंड दैट। ऐसा क्यों? इसी तरीके से ये x है और ये भी x है, तो ये कितना हो जाएगा? ये लेंथ कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 15K - 2x। कोई डाउट? अब अगर इसका वॉल्यूम निकालना है, बेस का एरिया इनटू हाइट, जो कि क्या होगी? x। आई होप आप इमेजिन कर पा रहे हो, यही अनफोल्ड होकर ऐसा आएगा, तो जो ये लेंथ है यही हाइट बनेगी, है ना? तो आपका जो वॉल्यूम आएगा वो कितना होगा? नोटिस करो सर, वॉल्यूम के लिए लेंथ कितना? 15 - 2x, है ना? विड्थ कितनी? 8K - 2x। रियली सॉरी, 15K - 2x, है ना? तो दिस विल बी 15K - 2x और विड्थ कितनी होगी? 8K - 2x और हाइट कितनी होगी? x। अब इसे क्यूबिक में अगर मैंने कन्वर्ट किया तो देखो क्या आ जा रहा है? जो वॉल्यूम आपका आ रहा है, ध्यान से नोटिस करना, क्यूबिक में कन्वर्ट करना है ना सर। पहले यहाँ से 2 कॉमन ले लें क्या? आई थिंक ले सकता हूँ। तो 2 कॉमन लिया तो ये कितना हो जाता है? 15K - 2x, है ना? यहाँ से 2 कॉमन ले लिया है तो कितना हो जा रहा है? ये हो जा रहा है 4K माइनस कितना? x। आई होप आपको बात समझ आ रही है। इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो 4KX - x²। मेरी बात से कोई परेशानी तो नहीं है? हमने सिर्फ क्या ले लिया? 2 कॉमन, तो 4K - x, 4K - x को x से मल्टीप्लाई किया तो 4KX - x²। ये तो ऐसा है ही। अब एक बार और इसे सिंप्लीफाई किया तो देखो क्या मिल रहा है? वॉल्यूम जो बनकर आ रहा है, ये x में सारा वेरिएबल है ना, क्योंकि आप x से डील कर कर वॉल्यूम को वेरी करवाओगे और मैक्सिमम और मिनिमम अटेन करोगे। जितनी ज़्यादा कम हाइट रखोगे उसके अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइजेशन हम अचीव करेंगे, है ना? अब सुनना ध्यान से, इसे भी अगर मल्टीप्लाई किया तो 2 तो एज इट इज़ रखा, अंदर देखो 15K × 4KX, दैट्स 16K²x। 16 क्यों बोल रहा हूँ यार? 15 × 4 60 होता है ना? आई एम रियली सॉरी, 16K²x। कोई परेशानी? अब क्या? अब अगर देखा तो 4KX - 2x, ये कितना हो जाएगा? -8KX²। -x² को मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा? -15KX²। कोई दिक्कत तो नहीं है? और -x² को -2x से मल्टीप्लाई किया तो कितना? प्लस, आई थिंक प्लस ही आएगा, 2x³। कोई दिक्कत इस बात को लेकर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कहीं पर भी कोई कंसर्न आई होप नहीं है, अगर आप चीज़ें सोच पा रहे हो तो। क्यों? 15 × 4 60, 15 इंटू ये x आपका -15KX², ये -2x और 4k -8KX² और प्लस 2x³ एक्सेलेंट, है ना? ये आपका v आ रहा है, जिसे आप चाहें तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे? क्योंकि मुझे ये 2 टर्म्स ऐड होती हुई दिख रही है, तो ये कितना आ जाएगा? 60K²x, है ना? इससे पहले लिख लेता हूँ कितना? 2x³, है ना? और यहाँ पर जो दिख रहा है ना, 60K² बाद में, क्योंकि मैं ऑर्डर में लिखना चाह रहा हूँ। और यहाँ पर जो एक टर्म है वो कितनी है? -23 आई बिलीव, है ना? तो -23
के एक्स स्क्वायर और ये कितना है, ये है आपका 60 के स्क्वायर एक्स। कोई डाउट तो नहीं है इस बात को लेकर, सही लिखा है। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपका वॉल्यूम है। अब अगर मुझे वॉल्यूम को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है तो मैं वही वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करूंगा, और वॉल्यूम को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि वेरिएबल आपका एक्स है। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। एक्स यानी हाइट से डील करके हमने वॉल्यूम को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज किया है ना। तो इसे अगर मैंने मैक्सिमाइज और मिनिमाइज किया तो देखो डिफरेंशिएट करना है, 2 × 3 कितना 6x। गौर से देखना, 2 बाहर जो है वो है, यहाँ पर क्या मिल रहा है 6x स्क्वायर, बढ़िया। 23 × 2 46x, के तो नहीं है वहाँ पर, के भी है तो 46 के एक्स आप लिख लो, है ना। ये कितना हो जाएगा 46 के एक्स। देन व्हाट नेक्स्ट, अगर आप और आगे बढ़े तो ये दिख रहा है 66 के स्क्वायर एक्स, जो कि बचेगा 60 के स्क्वायर, है ना। तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 60 के स्क्वायर। सो दिस इज हाउ थिंग्स आर हैपनिंग हियर। अब क्या, अब मेरा ये कहना है, प्लीज ध्यान से सुनो, हमसे कहा गया जब आपने हाइट 5 रखी, हाइट 5 कैसे, चारों स्क्वायर का एरिया 100, एक स्क्वायर का एरिया 25 एरिया कब आएगा 5 × 5। तो जाहिर सी बात है जब आपका एक साइड का लेंथ 5 होगा, जब आपका एक साइड का लेंथ 5 होगा यानी x जब 5 होगा तो वो हाइट 5 होगी, उस केस में आप मैक्सिमम वॉल्यूम अटेन करोगे। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे k निकालना है। अब आप सोचो जब हाइट 5 है तो इस मोमेंट पर dv/dx 0 होगा, क्योंकि इस पर मैक्सिमम आया होगा, इस वैल्यू पर वो क्रिटिकल पॉइंट होगा। आप मेरी बात समझ पाए क्या, यानी मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि dv/dx x की वैल्यू 5 पर क्या होना चाहिए 0, क्योंकि ये आपका क्रिटिकल पॉइंट है। तो अगर मैंने x की वैल्यू 5 यहाँ पास की, उससे पहले आप चाहते तो 2 भी कॉमन ले सकते थे, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 2 अगर कॉमन लिया तो ये dv/dx को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ, 4 बाहर आ जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता 3x स्क्वायर माइनस 23kx, है ना, प्लस कितना 30k स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैंने क्या किया, x की वैल्यू 5 यहाँ पास की और उसे 0 के इक्वल रखा, तो ये तो उधर जाके 0 हो जाएगा। 3 × x स्क्वायर, सो 3 × 5 का स्क्वायर, है ना। ये कितना हो जाएगा 3 × 5 का स्क्वायर, यानी 3 × कितना 25, सुन रहे हैं आप लोग, माइनस 23 × k इंटू कितना, इंटू आपका ये हो जाएगा कितना 5, सुन रहे हैं आप लोग, माइनस 23 × k × 5, और ये है आपका 30k स्क्वायर। सो दिस हियर इज योर 30k स्क्वायर। कोई डाउट तो नहीं है इस बात को लेकर। और ये क्या आता है सर, ये आपका 0 आता है। कोई डाउट, कोई परेशानी आई होप नहीं है। सर एक छोटा सा काम आप देख पा रहे हो, 5 5 5 तीनों जगह से कॉमन, तो ओवरऑल फाइनली जो मैं इक्वेशन अब लिखने में इंटरेस्टेड हूँ वो सुनना। 30k स्क्वायर में से 5 कॉमन लिया तो शलाई से वो हो जाएगा 6k स्क्वायर, सुन रहे हैं आप लोग। फिर यहाँ से अगर 5 कॉमन लिया तो ये बचेगा 23k, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 23k। और क्या, यहाँ से 5 कॉमन लिया तो 3 × 5, आई होप सही बोल रहा हूँ, कितना हो जाएगा 15 पॉजिटिव साइन के साथ, दिस इज प्लस 15। अब अगर मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पर जाऊँ, है ना, तो 15 और 6 का प्रोडक्ट, 15 और 6 का जो भी प्रोडक्ट है, मतलब वो जो प्रोडक्ट है वो लाना है 23 को कुछ सब में ब्रेक करके। तो मैं कोशिश करता हूँ, 15 और 6 को देखा जाए तो 15 क्या होता है 3 और 5, और 6 क्या होता है 2 और 3, आप समझ रहे हो। तो क्या मैं यहाँ से 23 बना सकता हूँ, कोशिश करता हूँ, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, मैं 23 बनाने की कोशिश कर रहा हूँ 15 और 6 के प्रोडक्ट से। तो 15 क्या था 3 × 5 और 6 है 2 × 3। मैं मतलब इंटरनली कैसे सोचता हूँ वो आपके सामने रख रहा हूँ। तो देखो मैं 23 सम बनाने की कोशिश करूँगा किसी ना किसी तरीके से। देखो ऐसे हो सकता है क्या, बात बनाने की कोशिश करूँ, 5 × 3 15, 15 × 2 30, 30 में से 3 सब्ट्रैक्ट क्या नहीं बन रहा है ना, तो ये तो बात नहीं बन रही है। अच्छा और कैसे सोचा, ऐसे सोचा 3 × 3 9, 9 × 2 18, और 18 + 5 कितना, आई थिंक 23 बन रहा है। तो हमने क्या किया, 3 और 3 9, 9 × 2 18, 18 और 5 में से स्प्लिट किया। मैं क्या कर रहा हूँ वो सुनना, 6k स्क्वायर माइनस 18k माइनस 5k प्लस 15। अब आप ये पाओगे कि 15 और 6 के ही फैक्टर्स से ये बने हैं, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो कोई परेशानी तो नहीं है। ये हम सोचते कैसे इंटरनली, मैं वो समझाना चाह रहा हूँ कि आप थोड़े परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ट्राई करोगे तो आपकी भी इस तरीके से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पर बात बन जाएगी। यहाँ से अगर देखा तो सर मैं 6k ही कॉमन ले लेता हूँ। तो अगर 6k कॉमन लिया तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा k - 3,
क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? जैसे ही 6k कॉमन लिया तो हो जाएगा k-3। यहाँ से शलाई से मुझे -5 कॉमन ले लेना चाहिए। अगर मैंने -5 कॉमन ले लिया तो ये भी कितना हो जाएगा k-3। आई यू ऑल ओके विद दैट? जब यहाँ से चीज़ें सोची जाएंगी तो क्या निकल कर आएगा? एक तो हो जाएगा 6k-5 है ना, और एक ऑफ कोर्स हो जाएगा k-3। और जब मैं देखूंगा तो k की वैल्यू एक तो क्या आएगी 3 और एक क्या आएगी भाई, एक आएगी 5/6। 5/6 रखने पर बात बन सकती है क्या, वो देखते हैं। 5/6 अगर मैं k की वैल्यू यूज करता हूं तो सोच के देखो, k की वैल्यू 5/6 रखने में कोई समस्या मेरे ख्याल से होनी चाहिए सर, क्योंकि ना आप जनरली k जो लेते हो वो एक इंटीग्रल वैल्यू होती है। जब आप मल्टीपल की टर्म्स में सोचते हो तो एक इंटीग्रल वैल्यू होती है। तो ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि 5/6 से कोई समस्या है, पर उस केस में ना फिर वो प्रपोर्शन 8:5 की वजह कुछ और कहना ज़्यादा अच्छा होता मेरे ख्याल से। मतलब मैं कहूँगा कि मुझे इंटीग्रल वैल्यू ज़्यादा प्रेफर्ड होगी k की बजाय किसके, बजाय 5/6 के। डू यू ऑल गेट दैट स्टेटमेंट? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? मतलब 5/6 इज नॉट अ मल्टीप्लाइंग फैक्टर, वो 3 चुनना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो 8:5 तो उसमें हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। आई यू ऑल गेटिंग माई? 8:15 तो उसमें किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से। देखो आप बात समझो, 5/6 से समस्या क्या है वो बताता हूँ। देखो आपने रेशो क्या कहा, 8:15। तीनों वैल्यू ट्राई कर लो, या अदर दोनों वैल्यू रख लो आप। एक बार 3 ले लो, एक बार 5/6 ले लो। देखो 3 लेने पर क्या होता है, आप खुद सिंपल सा पॉइंट समझ जाओगे कि 3 लेने पर और 5/6 लेने पर जो आंसर आ रहा है उसके थ्रू हम फाइनली कंक्लूड कर देंगे जो भी हमारे ऑप्शन में होगा। क्या आप मेरी बात समझ पाए? कितना है 5/6, राइट। ज़रा देखो यहाँ पर क्या निकल कर आ रहा है, 8 × 3 कितना 24 और 15 × 3 कितना 45। और इधर अगर आपने देखा तो 2 का 6 कितना टाइम्स, 3 टाइम्स, और 2 का 8 कितना 4 टाइम्स। आई होप आपको नज़र आ रही है समस्या, है ना? ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है 2 का 6 कितना 3 टाइम्स, 2 होगा नहीं यहाँ पे, तो 3 का 6 2 टाइम्स और 3 का 5। तो क्लियर सी बात है 25/2 और 20/3 ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर 24 और 45 ढूंढने जाए तो होपफुली मिल जाने चाहिए। कौन कौन? 24 और आपके 45। तो देख लेते हैं ज़रा ध्यान से। आई थिंक ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। तो आपकी लेंथ और विड्थ आपको मिल रही है, वो जो ओवरऑल आपकी जो रेक्टेंगल शीट थी ओरिजिनली उसकी डायमेंशन 24:45 रहेगी। और उसमें से अगर आप 5 फीट हाइट का, फीट या जो भी हो, सेंटीमीटर है क्या है, जो भी डायमेंशन उसने यूनिट मेंशन नहीं की, तो 5 यूनिट हाइट का अगर आप उसको ओवरऑल क्यूबॉइड बनाए तो उसका वॉल्यूम मैक्सिमाइज्ड होगा उस शीट से। क्या कंडीशन समझ आ रही कि कैसे हमने सोचा? पेरीमीटर फिक्स्ड थी, है ना? पेरीमीटर फिक्स करके ये चीज़ें सोची गई। 5/6 से हमारा ऑप्शन ही नहीं बन रहा है। क्या क्लैरिटी मिली? क्या अच्छे से एक एक पार्ट समझ आया है? मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि इस प्रिपरेशन में हम आपको IIT JEE मेंस और JEE एडवांस मैथमेटिक्स के इस तरीके से पूरी तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं। हम एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। विद दैट लेट्स कॉल इट अ डे हियर। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।